नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महिला आरक्षण पर रात विशेष सत्र से होगा वाह। जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय यही मुद्दा ज़ेरे बहस है, चर्चा का विषय है और विपक्षी दल जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है और सत्ताधारी दल केंद्र की अगर हम बात करें बीजेपी, वो अपनी पूरी रैंक एंड फाइल के साथ ये बताने की कोशिश में जुटी है कि किस तरह से विपक्षी दलों ने, जिनकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है, कैसे महिलाओं के विरुद्ध ये आरोप लगाते हुए कि एक बड़ा षड्यंत्र करते हुए महिला जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था उसको सफल नहीं होने दिया गया और लोकसभा में वो पारित नहीं हो पाया। इसके जवाब में विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस भी जुटी हुई है और वो बता रही है कि उसका आरोप है कि परिसीमन क्यों ले आए आप साथ में, डिलिमिटेशन की क्यों बात करने लगे। डिलिमिटेशन को हटा दीजिए, 2023 का जो विधेयक है नारी शक्ति को आरक्षण देने से या 33% आरक्षण से जुड़ा, आप उसको लेकर आते तो हम बिल्कुल खड़े होते। अब ये विषय जनता के बीच में ले जाने का फैसला बीजेपी ने बड़ी ताकत से किया है और आप और हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो जाहिर तौर पर ये भी एक कहीं ना कहीं क्या इन चुनावों का मुद्दा हो जाएगा या हो गया है। और दूसरा, क्या ये 2028 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और 2029 के लोकसभा का भी मुद्दा रहेगा या बन गया है या बनाने की कोशिश है। कई सवाल हैं। पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। देश में महिला आरक्षण को लेकर बहस तेज है और छत्तीसगढ़ में ये बहस अब उग्र सियासत का रूप ले चुकी है। प्रदेश भर में प्रदर्शन, जन आक्रोश सम्मेलन और 27 अप्रैल तक लगातार विरोध की तैयारी। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की बात कही है। इस बार सत्र किसी कानून के लिए नहीं, विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के लिए होगा। कुल मिलाकर सड़क की लड़ाई अब सदन में आधिकारिक रूप लेने जा रही है। महिलाओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इंडी गठबंधन ने जिस तरह से आदरणीय मोदी जी उनको देश के विकास में 33% नेतृत्व सुनिश्चित कर रहे थे और विधेयक को पास नहीं होने दिए, तो ये बहुत बड़ा पाप है और पूरे देश की माता बहनों में बहुत आक्रोश है और विधानसभा में भी इसके लिए एक निंदा प्रस्ताव पास करेंगे। विशेष सत्र में क्या होगा खास? इसी महीने बुलाया जा सकता है सत्र। महिला आरक्षण मुद्दे पर होगा फोकस। विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, सड़क से सदन तक सियासी लड़ाई, जनता को बड़ा संदेश देने की तैयारी। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाने को लेकर बीजेपी आक्रामक है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि देश की आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया का आरोप है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का खेल खेला जा रहा है, यानी महिला आरक्षण पर राजनीति अब दो अलग अलग नैरेटिव में बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने पिछले 4 दशक से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि उन आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर षड्यंत्र करके आधी आबादी को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। तो निश्चित रूप से उनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया है कि नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम महिलाओं के अधिकार की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे, उसी का ये हिस्सा है। जो आज लोकसभा और विधानसभा में हमारी महिलाओं के साथ जो आज सरकार ने बिल संशोधन बिल लाया है, उसकी हम लोग भी अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे। इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। ये तो बीजेपी अपना नाक बचाने के लिए विधानसभा कर रहे हैं। अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में विशेष सत्र कई फैसलों और ऐतिहासिक मौकों के लिए बुलाए जाते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब सत्र का मकसद सीधे तौर पर
राजनीतिक निंदा प्रस्ताव होगा। मतलब इस बार विधानसभा सियासी शक्ति प्रदर्शन का मंच बनने जा रही है। अब नजरें इस बात पर हैं कि क्या ये विशेष सत्र वास्तव में महिलाओं के अधिकारों को मजबूती देगा या ये भी आरोप प्रत्यारोप का स्पेशल शो बनकर रह जाएगा। चलिए, तो आपने देखा कि अब ये विषय इसी तरह से लगातार जनता के बीच में, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो इसको एक बड़े मुद्दे में तब्दील करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हमारे सवाल देख लीजिए। विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का उद्देश्य महिला अधिकार है या एक पॉलिटिकल मैसेज? क्या सरकार के निंदा प्रस्ताव से महिलाओं को कोई मजबूत और ऐसा लाभ प्राप्त होगा जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा? और तीसरा सवाल, क्या राजनीतिक लड़ाई के बीच महिला आरक्षण अब एक चुनावी एजेंडा बन चुका है? ये हमारा तीसरा सवाल है। अब मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं के.एस. चौहान साहब, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है। बड़ी अलग तरह की हेयर स्टाइल है उनकी इस वक्त। स्वागत करता हूं उनका। ठीक है, होना चाहिए, चेहरा बदलता है हेयर स्टाइल के साथ। बहुत बढ़िया चौहान साहब, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं, उनका गमछा भी खूब फब रहा है, उनका भी बहुत स्वागत है जी। और उचित शर्मा जी हैं, अपने धीर गंभीर और मंद स्मित मुस्कान के साथ, उनको भी प्रणाम है। और पहला सवाल उन्हीं की तरफ, उचित जी की तरफ चल रहा हूं मैं। कैसे देखते हैं उचित जी अब ये मुद्दा जनता के बीच में? कांग्रेस और बीजेपी अधिक हमलावर, अधिक आक्रामक, जाहिर है कि इस समय उसने एक चोट भी खाई है अगर हम सदन की बात करें। और ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल तय था कि ये विधेयक जो लेकर आई है बीजेपी पारित हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी जिस तरह का एक समर्थन अपेक्षित था, भले ही विधेयक गिर जाता, वो भी मार्जिन भी काफ़ी बड़ा नज़र आया। कैसे देखते हैं आप अब ये लड़ाई जो है पूरे बीजेपी शासित राज्यों में है, केंद्र में है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है? जी शरद जी, पहली चीज तो ये कि इस विषय पे अब बैलेंस नहीं रहा जा सकता एक पत्रकार के उसको लेके कि ये बात सत्य है कि नए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं जो कि सत्ता में है। डेफिनेटली आपके जो संदेश जा रहे हैं वो राष्ट्र के नाम संदेश हो रहे हैं, और जो आपके विरोध है वो एक सियासी विरोध है। जिसकी वजह से विधानसभा भी नया सत्र बुला के, स्पेशल सत्र बुला के भी अपने प्रयास, नए नैरेटिव है। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी हुई थी। ये चाहे सत्ता पक्ष के द्वारा हो चाहे विपक्ष के द्वारा हो, दोनों ही मालूम था कि ये बिल जो है, जो महिला बिल किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, महिला बिल है। लेकिन एक नया नैरेटिव सेट करके राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा और प्रयास तो बिल्कुल है। इसमें कोई नो डाउट कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्रयास था, राजनीतिक बहुत ही षड्यंत्र था, राजनीतिक एक कुटिलता थी स्पष्ट तौर पर कि देखिए मन तो टीका नहीं है देने की, चाहे वो सत्ता पक्ष में विपक्ष में। लेकिन ये चीजें जब हम पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट देखते हैं, तमाम तरीके से 25 साल के लिए फ्रीज देखते हैं, आप 40 साल तक कोसते हैं कि 40 साल से कुछ नहीं किया। 2001 में तो अटल जी के टाइम से फिर से फ्रीज कर दिया गया था, उस वक्त भी हो सकता था। तो मंशा किसी की थी, ये 10 साल भी आप दे सकते थे मनमोहन सरकार में। तो ये आप देखिए कुछ तर्क ऐसे है जो स्पष्ट दिखाता है कि ये फेल होना था, ये बिल गिरना था, ये सत्ता पक्ष को भी मालूम था। उचित जी, एक सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीजेपी मुद्दों को उठाने में और जनता के बीच ले जाकर उसे एक मसला बनाने में वो अपनी कंटेम्प्रेरी पार्टीज से ज़्यादा काबिलियत रखती है। और अतीत में हमने देखा भी है कि कई ऐसे मसले जिनको लगा कि वो क्या बड़े मसले हो सकते हैं, वो बड़े मसले हो गए। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा भी बीजेपी उसी फहरिस्त में लाकर खड़ा कर देगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी देखिए कोई भी चीज को इवेंट बना के प्रस्तुत करने में बहुत कला माहिर है। नहीं, मैं कहूँ कि आप कांग्रेस को जहाँ 33% मार्क्स मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें मैं डिस्टिंक्शन दूंगा कि इवेंट मैनेजमेंट में उनको डिस्टिंक्शन प्राप्त है जी। कि बहुत तरीके से किसी भी चीज को जोर से हल्ला करके जिस तरीके से प्रचार सत्ता उनके पास है, विश्वास पैसा है, तो ऐसा प्रदर्शन किया जा सकता है, ऐसा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कई रिटेल काउंटर, वैचारिक रिटेल काउंटर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत है। बहुत सारे मंच, मोर्चे, संगठन, मीडिया, सभी तरीके के राष्ट्रीय मीडिया, राज्य के मीडिया, सभी उनके पास है।
तो जाहिर सी बात है कि उनके जो नैरेटिव जो सेट करना चाहेंगे, आप देखिए कि किस तरीके से खास प्रमुख अखबारों ने महिला बिल को गिराया है। हकीकत में आप और हम सभी जानते हैं कि क्या वो महिला बिल था। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि कांग्रेस को एक विरोध के खेमे में खड़े करने का उनका राजनीतिक एक प्रयास है। और राष्ट्र के नाम संदेश, आप बताइए किस दौर में हम चल रहे हैं कि एक विपक्ष को कोसने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश जारी करना पड़े, एक अलग से सत्र बुलाना पड़े, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को सड़कों में आना पड़े, ये मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। और ऐसे समय आप किसी भी चीज को बैलेंस देने लेकिन उचित जी यही राजनीति है और ये 2026 की राजनीति है। और इस प्लेटफॉर्म पर आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा राजनीतिक दल ये करेगा और ये नहीं करेगा। ये भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन ये 2026 की राजनीति है। और इस राजनीति में जो बहुत पुराना संवाद है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, तो ये उस दौर की राजनीति है। और माफ़ कीजिएगा कि जनता का भी जो रवैया और नज़रिया है वो भी एक अलग मंच पर खड़ा है, वो एक अलग विषय हो जाता है। चौहान साहब, स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, उचित जी का ऐसा कहना है कि पटकथा पहले से तैयार थी और ये विधेयक पारित होता तब भी जय जय थी आपकी, और नहीं हुआ है। अब तो संघर्ष का रास्ता है, आपके पास एक मार्ग है और विपक्ष को तथाकथित रूप से आप उसको बेनकाब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप? जी देखिए शरद जी, हमने एक चीज सीखी है कि बीमारी को छुपाया नहीं जाता, जख्मों को ढक के नहीं रखा जाता, नहीं तो जख्म और बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती। बल्कि छत में चढ़ के उसको चिल्ला चिल्ला के बताया जा सकता है कि ताकि बीमारी खत्म हो जाए। और उसको उजागर किया जाता है बीमारी को कि ये हमारे को हुई है और दूसरों को ना हो, और सब बताया जाता है। मेरे ख्याल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उचित शर्मा जी ये बोल रहे हैं कि ये सभी चीजें स्क्रिप्टेड हैं और ये हल्ला मचाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए हमने ये बिल पेश किया। क्या हमने इसलिए बिल पेश किया कि हम लोग प्रदर्शन कर सकें? क्या हमने इसलिए बिल पेश किया कि हम निंदा प्रस्ताव के लिए हम विशेष सत्र बुला चुके? जी नहीं, ये तो एक्शन का रिएक्शन है, ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन का रिएक्शन है। क्यों आप जो कांग्रेस पार्टी है, ये विपक्षी दल है, क्यों छुपते फिर रहे हैं, क्यों छुपाते फिर रहे हैं, क्यों सामने आके नहीं बोल रहे हैं? अगर आप सच्चे हैं तो आपको सड़कों में होना चाहिए था, आपको सदन पे आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहे हो आप? और जिनके साथ छल किया गया और एक्चुअल में छल किया गया, और क्यों आप किंतु परंतु जितना मर्जी बोल दें, लेकिन क्या हर महिला के जो सपने थे, जो उन पे पानी नहीं फिरा है? ये कोई भी रिएक्शन हो, वो राजनीति आप अलग अलग रखिए, लेकिन क्या आज महिला की होप टूटी है कि नहीं टूटी है? भले वो कांग्रेस की हो, भले वो भाजपा की हो, भले वो कोई भी दल की हो, क्यों नहीं टूटी है? जब ये सभी चीजें, और आप पहले से भी लाना चाहते थे, आप दिखाना चाहते थे, और उसके बाद हमारे को जब मौका मिलता है हम लाते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं। जो भी हो, आपका एक लाइन में ये एजेंडा है कि आपने इस बिल को नहीं आने दिया, महिला विरोधी काम किया, और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलेगी? और बोलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बार इस चीज की, इस टाइप की हिमाकत आगे बहुत सोच समझ के की जाए कि अगर महिला के बारे में या देश विरोधी कोई भी चीजें होती हैं तो आपके जो चीजें हैं वो उजागर होंगी। चलिए, मैं जवाब लेता हूं। राजनीतिक दल नहीं, आप जनता भी इस चीज को उठा रही है। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, आप कई पत्रकार भी उठा रहे हैं, कई लोग भी उठा रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? एक्चुअली धनंजय जी, साफ आरोप है चौहान साहब का कि विश्वासघात की राजनीति की है कांग्रेस और विपक्षी दलों ने, और वो नारी शक्ति या नारी शक्ति के रिप्रेजेंटेशन के हिमायती तो बनते हैं, लेकिन जब एक्ट होने की बात आई तो पीछे हट गए बड़ी चतुराई से, और उनका वही चेहरा, तथाकथित चेहरा, अब बीजेपी उजागर करने के लिए जनता के बीच है। जी देखिए द्विवेदी जी, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी वक्तव्य सुना तो कुछ समझ में नहीं आया। गोल गोल रानी इतना इतना पानी वाली कहानी समझ में आई है। और ये विश्वासघात की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि बीमारी अगर है तो उसको छत में चढ़कर चिल्लाया जाएगा। बिल्कुल चिल्लाना चाहिए,
कि 14 के बाद इस देश को जुमला सुनाने की बीमारी लग गई है और महतारी वंदन के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ राजनीति कर रही है ना, अभी नारी वंदन लेकर आए हैं। सवाल ये उठता है ना कि 2023 में बिल पास हो गया, सदन ने बहुमत के साथ पास कर दिया, तो आखिर उसके गजट के प्रकाशन में 2 साल क्यों लग गए? तो विश्वासघात किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया ना। आप नोटबंदी आधी रात को कर देते हैं, न विपक्ष से पूछते हैं न जनता से पूछते हैं। और जिस बिल को पूरा देश का विपक्ष समर्थन किया 2023 में, और उस दौरान कांग्रेस ने मांग किया इस बिल को तत्काल लागू किया जाए, तब नरेंद्र मोदी जी ने क्यों पीछे हटा? तो विश्वासघात तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और विश्वासघात का प्रमाण है कि सदन में आप बिल प्रस्तुत करते हैं संशोधन के लिए, और आपको लगता है कि बिल जब फेल हो जाएगा और जब आपको नियम पता चलता है कि बिना गजट में प्रकाशन के आप संशोधन कैसे बिल प्रस्तुत कर दिए, तब फिर रात को आकर आप बिल को 16 अप्रैल को आप गजट में प्रकाशन करते हैं। तो विश्वासघात तो नरेंद्र मोदी जी ने किया ना, विश्वासघात तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, पहली बात। दूसरी बात, 543 सीट में 33% आरक्षण देने में नरेंद्र मोदी जी के हाथ क्यों कांप रहे थे? क्यों भारतीय जनता पार्टी की सांस फूल रही थी? हमने तो कहा इसको तत्काल लागू किया जाए। सोनिया गांधी जी ने कहा सदन में महिलाओं को जो आरक्षण देना है, जो 33% आरक्षण है, उसको तत्काल लागू किया जाए, 543 सीट में ही लागू कर दिया जाए, ताकि 180 लोकसभा सीटों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। क्या हो गया था नरेंद्र मोदी जी को? तो विश्वासघात तो नरेंद्र मोदी जी ने किया देश के महिलाओं के साथ। अब विश्वासघात करने जा रहे हैं विष्णु साय जी इस प्रदेश की जनता के साथ। इस प्रदेश में समस्या है रोजगार की, इस प्रदेश में समस्या है महंगाई की, इस प्रदेश में समस्या है बढ़ते अपराध, इस प्रदेश में समस्या है किसानों की खाद बीज की, बिजली की संकट है। उस पर विशेष सत्र नहीं लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के काले कारनामे, भाजपा के पाप छुपाने के लिए, निंदा प्रस्ताव करने के लिए सदन ला रहे हैं। यह प्रदेश का हर वर्ग देख रहा है और बिल्कुल प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। मैं तो पूछता हूं भाजपा के प्रवक्ता से, क्या निंदा प्रस्ताव लाने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी की 4 विधायक इस्तीफा देंगे? विष्णु साय जी इस्तीफा देंगे कि महिला विधायक बिल पास नहीं हो सके इसलिए वो आक्रोशित हैं, दुखी हैं, महिलाओं के पक्ष में इस्तीफा देंगे? क्या बता दीजिए यहां पर। तो राजनीतिक नौटंकी करने के बजाय विष्णु साय जी को प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने धरना देना चाहिए और कहना चाहिए कांग्रेस जो 543 सीटों में जो 33% आरक्षण लागू करने की मांग करी है उसको तत्काल लागू किया जाए। और विश्वासघात नरेंद्र मोदी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हकीकत की जमीन पर लौटते हैं हम लोग। फिर देखिए, राजनीति अपनी जगह है, ये आपको भी मानना पड़ेगा, ये बीजेपी को भी मानना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे लगता है कि अगर हम रियलिस्टिक रह के बात करेंगे, जितना यथार्थवादी जितना हो सकते हैं आप लोग अपनी सीमा के भीतर, क्योंकि राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी आपके विचारों में रहेगी, लेकिन फिर भी सुनने वालों को, देखने वालों को ये ना लगे कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। उचित जी, बड़ा सवाल ये है कि इस समय जो स्थिति है, कांग्रेस बीजेपी यही 2 मुख्य घटक हैं इस पूरे परिदृश्य के। अब इनकी पार्टी में बीजेपी अपने संगठन में ये बात कह चुकी है कि 33% आरक्षण हम कर चुके हैं। और दूसरी बात, ठीक है, आरक्षण एक अलग विषय हो गया। कांग्रेस की बात करें तो आप क्या कहते हैं कि आपके संगठन में कितने फीसदी आरक्षण है? और दोनों ही दलों की बात करें तो फिर अगर आप एक विधेयक लेकर आते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। कांग्रेस अगर समर्थन में है तो भैया आपके यहाँ कितने फीसदी हैं महिलाएं? कितनी राज्य इकाइयों की यूनिट जो है वो महिला प्रदेश अध्यक्ष संभाल रही हैं? यही सवाल बीजेपी के लिए भी खड़ा होता है। एक दिन में आप किसी को अधिकार संपन्न नहीं कर सकते हैं। ये इसमें लगेंगे, जैसा कहा जाता है रोम एक दिन में नहीं बना था, नहीं तो फिर वही सरपंच पति और सरपंच वाली कहानी शुरू हो जाती, विधायक पति वाली, कहीं दूर से बैठ के कोई रिमोट से कर रहा है। आपको अगर स्त्रियों को शक्ति संपन्न बनाना है तो पहले इसकी एक तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर वो लीडरशिप सामने आएगी। जैसे केएस चौहान साहब सामने आए, धनंजय सिंह ठाकुर सामने आए, ऐसे ही हमें यहाँ महिला चरित्र ढूंढने होंगे। जी शरद जी, यही कोशिश और प्रयास था कि इसे सरपंची में लागू किया गया था कि ये महिला का आरक्षण जो है सरपंची में लागू करने का उद्देश्य यही था कि पहले निचले पायदान पे जो है वो कर लेते हैं, जो प्रथम पंक्ति है उसमें कर लेते हैं, उसके बाद आगे किए जाएंगे।
लेकिन उसके बाद टलता गया। अब राजनीतिक व्यक्ति है, लोगों ये है कि लोग अपने ही दल में, देखिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, अगर किसी बोला गया है ऐसा, अगर कुछ जब अच्छी शुरुआत और अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं तो आप पार्टी के अंदर भी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप बोलते कुछ है करते कुछ है। राजनीतिक दल है, अगर यही चीज दोनों ही दल चाहते तो सबसे पहले ये व्यवस्था पहले अपने इंटरनल संगठन में तो करना चाहिए। तो जनता देखेगी, समझ रहे कि आप महिलाओं को तो सदन में बहुत मानते हैं, तो महिलाओं की भी थोड़ी मान लीजिए कि आपने कितने लोगों को टिकट दी, तब आपका ये सिस्टम हो जाता है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, हम जिताऊ कैंडिडेट है उसी को देंगे। तो ये स्थिति जो है ठीक नहीं है। अगर आप वाकई कुछ भला करना चाहते हैं महिलाओं को, तो संजीदगी के साथ आपको एक कठोर कदम उठाने चाहिए कि हम अपनी इंटरनल व्यवस्था में हम अपनी इंटरनल व्यवस्था में संगठन में हम 33% महिलाओं को जगह देंगे। ये एक अच्छी शुरुआत है। तब आपका महिला संगठन तैयार होगा, तब आपकी नीति पंक्ति तैयार होगी, तब आपकी एक महिला सशक्तिकरण की सही परिभाषा तो तब मिलेगी ना, जब आप खुद तय करें, खुद दे। तब तो हम मान लें कि आप महिलाओं को लेके बड़ा सीरियस है और आप वाकई अपनी बीमारी को चौहान जी अपनी बीमारी को छत पे लेके चिल्लाइए कि कोई बीमारी है, देश की लोकतंत्र की बीमारी चिल्लानी चाहिए, लेकिन छत पे चिल्लाइए, छत में बीमारी को लेके ना चिल्लाइए तो बेहतर है। दोनों ही दलों से सीधा सवाल तो यही बनता है जनता की तरफ से कि भैया आप लोग 2028 के लिए कितने टिकट रख रहे हैं महिलाओं के लिए? 33% का आरक्षण है आपके पास कि वहां फिर वही पुरुषवादी दृष्टिकोण सामने आ जाएगा? चौहान साहब। शरद जी, जैसे कि हमने पिछली बार भी हमने जो अपने संगठन का विस्तार किया है, तो आप ये देखेंगे कि पिछली बार से ज्यादा महिलाओं को तवज्जो दिया गया है, भले वो जिला संगठन हो, भले ही वो प्रदेश का संगठन हो या अभी राष्ट्रीय संगठन का विस्तार होने वाला है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा तवज्जो दिया गया है और ज्यादा मौका दिया गया है महिलाओं को। और इस बार भी पिछली बार से ज्यादा विधानसभा में भी सीटें जो हैं वो महिलाओं को ज्यादा दी गई हैं और जो संगठन में तो मतलब मंडल स्तर तक भी वो जो ज्यादा है वो महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दिया गया है, ज्यादा उनको आगे लाया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पहल पहले से हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागज में नहीं, चलिए वक्त कम है, क्विक रिएक्शन इसी पे ठाकुर साहब करना चालू कर चुकी है। ठाकुर साहब क्विक रिएक्शन कर चुकी है जी, क्विक रिएक्शन वाइंड अप करूंगा सर। देखिए द्विवेदी जी, अभी कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें स्पेशल गाइडलाइन बनाया गया है कि 50% जो संगठन की जो सीटें हैं, जो पद होगा, उसमें महिलाएं, एसटी, एससी, ओबीसी और युवा को अवसर देना है, ये कंपलसरी है। तो कांग्रेस तो पहले ही महिला आरक्षण के पक्ष में है। हमने 33%, हमारी सरकार के दौरान राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी ने 33% पंचायती राज्यों में आरक्षण लागू किया। उसका ही परिणाम है कि आज 15 लाख से अधिक पंचायतों के हिसाब से घोषणा कर दीजिए 28 के लिए। हम तो उसमें है ही है, होगी ना घोषणा होगी ना, अभी 28 तो आने दीजिए। लेकिन बताए ना नरेंद्र मोदी जी, विष्णु साय जी को हटाकर क्या महिला को मुख्यमंत्री बना रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री साय जी के कैबिनेट में 33% महिलाएं क्या अभी मंत्री बनेगी क्या? 5 मंत्री बनना चाहिए। और चलिए अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, प्रदेश संगठन में अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन आरएसएस में आज तक महिलाओं को अवसर नहीं मिला। सवाल तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सवाल आप सभी के सामने भी है और देखने वालों के सामने भी है कि जनता को किससे मतलब है कि पुरुष शासन कर रहा है या स्त्री शासन कर रही है, किससे मतलब है? उसे मतलब है गुड गवर्नेंस से। वो इस बहस में नहीं उलझना चाहता है कि कौन अच्छे से चलाएगा शासन, वो यही चाहता है कि उसका निर्वाचित नुमाइंदा, जनप्रतिनिधि, चुनी हुई सरकार एक अच्छा शासन दे। बहस को हम यहां ना घुमाएं, इसलिए हम बात करें लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, वो चाहे स्त्री पूरी करे, मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं विधायक, सांसद और बड़े पदों पर आसीन होकर राजनीति में, सरकार में। लेकिन यह बहस कहीं इस तरह अनरियलिस्टिक ना हो जाए। स्त्रियों के सामर्थ्य में हमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है, भारत सहित, कि वो जहां भी जिस पद पर गई हैं। लेकिन हां, हमें उन्हें एक फेयर और बहुत मजबूत एक साथ देना होगा। अभी आप राजनीति में लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला हुआ है? ये सवाल भी मत भूलिए, नहीं तो आप ले आएंगे स्त्री को, 33% भी ले आएंगे, 850 सीटें कर देंगे। लेकिन अगर फिर वही हमारे पंचायत की तरह आज भी कहानी अगर वही बनी कि एक विधायक महोदय बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले पूर्व विधायक या विधायक पति बैठे हैं,
और वो साइन कर रहे हैं, यहाँ करो, यहाँ करिए, मैं मुझसे बात करिए, मैं बताऊंगा आपको कि विकास की हमारी अवधारणा क्या है। नहीं साहब, ऐसे हाईजैक मत होने दीजिए लोकतंत्र को। बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पर गरिमा के साथ भागीदारी की। आगे देखिए हमारा बुलेटिन सिटी अपडेट। नमस्कार।